भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आज ख्याति नहीं जुड़ रही है हमारे साथ पुलियाबाजी में क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ही जुड़ जाते हैं इस बार पुलियाबाजी में। वैसे सौरभ, मैं इस बार ये बात करना चाहता था क्योंकि अक्सर अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का दौर चल रहा है और अक्सर लोग ये वो सोचते हैं कि यार ये भारतीय उद्योग बौने क्यों रह जाते हैं, क्यों बड़े नहीं हो पाते हैं। और जब भी लोग इस तरीके की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं भारत सरकार को कहीं सब्सिडी देनी चाहिए, इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, उस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन अक्सर जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो छोटी बिजनेसेस हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाती। तो वो सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है और हम लोग का यही एक अटेम्प्ट रहता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं उन्हें अनकवर किया जाए और उन्हें समझा जाए। तो ऐसी ही एक चीज़ है जो है ज़मीन, लैंड रिलेटेड कानून। तो आप तो बिजनेस चलाते हैं, आप इनकाउंटर करते ही होंगे, तो इसके ऊपर ही पुलियाबाजी करते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, खासकर फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने में जितने मतलब मेरे जितने ये बाल दिख रहे हैं ना, इसमें से आधे से ज्यादा फैक्ट्री रेगुलेशन में चले गए हो। ठीक है। हाँ, ठीक है, हम लोग पुरानी पुलियाबाजी से कंपेयर करेंगे आपके बालों की डेंसिटी और आपके बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या हाल हुआ। अब हम तो इस पे एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास एक शानदार टीम है जिन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया है और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सरगुन कौर जो कि टीम लीड है प्रॉस्पेरिटी में, और भुवना आनंद जो कि संस्थापक है प्रॉस्पेरिटी की। और भुवना पहले भी पुलियाबाजी पर आ चुकी हैं जब उन्होंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी जो नीतियां हैं और लॉज हैं स्टेट लेवल पे वो काफ़ी विमेन को एम्प्लॉय करने से रोकती हैं, और हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी दिलचस्प चर्चा की थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, सरगुन और भुवना, पुलियाबाजी पर। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सरगुन, सबसे पहले तो आप ये बताएं हमें कि ये बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स, इसके ऊपर आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट लिखी है और आपने काफ़ी 10 राज्यों में क्या बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और किस तरीके से वो बाधित करते हैं कंपनियों को एक्सपैंड करने से, उसके ऊपर आपने विश्लेषण किया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि ये बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है? जी, तो जितने भी राज्य हैं, सब राज्य अपने बिल्डिंग कोड्स यानी कि भवन निर्माण नियम स्थित करते हैं। उन भवन निर्माण नियम में मोटा-मोटा 2 तरीके के रेगुलेशंस या नियम लिखे जाते हैं कि जब अगर कल को आपको जाके फैक्ट्री लगानी है किसी भी राज्य के अंदर, आप जाके सिर्फ लैंड खरीद के अपना इमारत का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं कर सकते। पहले देयर आर सम स्टैंडर्ड्स यानी कि बिल्डिंग मानक दैट आर बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स दैट यू हैव टू फॉलो, एंड सेकंड देयर इज अ प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। आपको वहाँ सरकार के पास जाना पड़ेगा, अपने प्लान सबमिट करने पड़ेंगे, वो आपको अप्रूवल देंगे ऑन द basis of those building standards, and then only you will be able to start construction. And I'm simplifying, but this is a 2-year, 3-year long process that will easily take a lot of time. सो हर भवन निर्माण नियम के अंदर कुछ स्टैंडर्ड यानी कि बिल्डिंग मानक सेट किए जाएंगे। दे विल बी देयर टू रेगुलेट योर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। उसमें मानक दिए जाएंगे फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, अमेनिटीज, आपको कितना जमीन अपने बिल्डिंग के आसपास छोड़ना चाहिए, आपको कितना पार्किंग बनाना पड़ेगा, कितने आपको गाड़ियों के लिए जगह बनानी पड़ेगी, कितने साइकिल के लिए जगह बनानी पड़ेगी, आप कितनी ऊंची इमारत बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाके 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर ऊंची इमारत बना पाएंगे। ये सब चीजें आपकी भवन निर्माण नियमों में स्थित की जाती हैं। इसलिए देयर इज अ होल इंस्टीट्यूशनल सेट और फ्रेमवर्क जिसके अंडर आप अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अंडरटेक करेंगे। सो मोटा मोटा ये है आपके बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स। तो जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में लिखा है और हम रिपोर्ट को लिंक करेंगे कि एक जो फैक्ट्री है भारत में वो औसतन 50% से ज्यादा अपनी जमीन हो सकती है इन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के कारण। तो ये तो मतलब बहुत ही चौंका देने वाला नंबर था। तो इसी को और समझने की कोशिश करते हैं कि तो ये बिल्डिंग कोड जो होते हैं वो
जैसा कि आपने कहा कुछ कारणों की वजह से बनाए जाते हैं, फायर सेफ्टी वगैरह वगैरह, जो कि सुरक्षा से जुड़े हुई चीजें हैं, तो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनमें से कौन से नियम ऐसे हैं जो जरूरी है, कौन से हैं जो जरूरी नहीं है, इसको हम लोग कैसे समझे जाए? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड आई थिंक जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, मानकों की बात करते हैं भारत में या किसी भी और मुल्क में, तो जाके सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ऑल ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। दैट इज द आंसर दैट यू हियर। Now, one thing that we have to understand is historically, these standards have been set with the idea of maximizing safety. Understandably so, that's how government wants to function. They want the risk aversion is there, and you want to set up a system in such a way that you minimize accidents, you minimize risk, etc. पर जब आप सेफ्टी की बात कर रहे हो तो सेफ्टी ऑप्टिमाइज करने के लिए यू कैन ऑल्सो एंश्योर दैट नोबडी मूव्स, एवरीवन इज इमोबाइल, एवरीबडी स्टॉप्स, राइट? दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ एंश्योरिंग दैट देयर इज मैक्सिमम सेफ्टी। बट द क्वेश्चन नाउ इज कि आप ये जो रिस्क है, हाउ डू यू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क, हाउ डू यू एसोसिएट अ कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट एंड वे बोथ ऑफ देम अगेंस्ट ईच अदर, ताकि आप निकाल पाए कि क्या हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट उत्तर है। इसमें सरगुन ये भी बताओ ना कि ये राज्य सरकार के हाथ में है कि केंद्र सरकार के हाथ में है? It squarely falls under the ambit of state governments, राज्य सरकार के अंडर। Your town planning, your local planning, your building and construction activity, all of this falls under either state governments, and then state governments give some power to the local governments or your municipalities or development areas, etc., to be able to regulate and execute those policies at local level. तो अगर सिटी लिमिट के अंदर हो गया तो आपको म्युनिसिपैलिटी का भी Exactly. ध्यान रखना पड़ेगा। पर जैसा हमने ज्यादातर जगहों पे देखा, फैक्ट्री जो है वो कोई तो इंडस्ट्रियल, जैसे KIDC, MIDC जो भी होगा, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस तरह से वो लैंड लेकर के बनाएंगे और वो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ऐड कर सकूं सौरभ। हाँ जी। सौरभ, भवन निर्माण नियम 3 तरह के होते हैं मोटा मोटा। सबसे पहले तो सिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स की जो होती हैं वो म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज होती हैं। सेकंड, जो म्यूनिसिपल और रूरल के बीच वाला एरिया है, जिसे हम पेरी अर्बन या एक्सटेंडेड अर्बन कहते हैं, उसे डेवलपमेंट एरिया कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ बिल्डिंग बायलॉज आर फॉर डेवलपमेंट एरियाज। और तीसरी तरह की होती हैं जो रूरल एरियाज में, जो उतना कोडिफाइड नहीं होती है। अब जो आप इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करते हैं, वो एक थर्ड पेक्यूलियर, किसी को जैसे ना अनॉइंट कर दिया जाता है, कि डिक्लेयर कर दिया जाता है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, पर उसका ना अलग से मायना नहीं होता। मतलब कुछ छूटें होती हैं या कुछ चीजों में एग्जेम्पशंस मिलती हैं वगैरह, पर या तो वो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एरिया में होगा या वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में होगा। तो वो एक वेन डायग्राम के बीच वाली एरिया में आ जाता है। एक और बात है जो केंद्र सरकार की, जो आपने बात की थी, केंद्र सरकार कुछ स्टैंडर्ड्स खुद से भी सेट करते हैं। ये हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है, और नेशनल बिल्डिंग कोड एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, वो लॉ नहीं है, मगर वो अगर आप, जैसे हम कहते हैं ना ये ISO सर्टिफाइड मशीनरी है या फिर ये बाज़ेल सर्टिफाइड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसी की तरह आप कह सकते हैं कि ये NDC कंप्लायंट है, नेशनल बिल्डिंग कोड कंप्लायंट है। मगर यहाँ पे बात और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डिंग बायलॉज, मगर जब स्टेट्स लिखते हैं वो ये भी चाहते हैं कि नेशनल बिल्डिंग कोड से वो मिले। तो कई बार ये हो जाता है कि जो हम इंग्लिश में गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं स्टैंडर्ड्स का, ये होने लगता है धीरे धीरे। तो ये एडिशनल नुआंस है आपके लिए ऑन बिल्डिंग कोड्स। तो यूनियन टेरिटरीज में भुवना नेशनल बिल्डिंग कोड अप्लाई होता है क्या, या यूनियन टेरिटरी भी अपना अलग से बना लेती है? अलग से बना लेती है। सो वहां पर भी अलग से बिल्डिंग कोड्स होती हैं, बिल्डिंग बायलॉज होती हैं। देखिए, कई बार नेशनल बिल्डिंग कोड ना वो फुल्ली किसी भी स्टेट में फुल्ली अडॉप्ट नहीं किया है। तो क्या होता है कि अगर फायर लॉ का फायर स्टैंडर्ड्स जो होंगे तो स्टेट कहेंगी ऑल द फायर स्टैंडर्ड्स एंड फायर प्रोसेसेस एज एप्लीकेबल और एज डायरेक्टेड इन द नेशनल बिल्डिंग कोड। तो कुछ चीजों पे वो उस तरफ पॉइंट करेंगी और कुछ चीजों पे आप वेरिएशन देखेंगे, जैसे बाकी स्टैंडर्ड्स में आप कई सारी वेरिएशन देखेंगे। तो आप बोल रही थी सरगुण कि किस तरीके से कुछ चीजें जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तौर पर हमें तय करना चाहिए कि कितना रिस्क ले सके सुरक्षा की तरफ, क्योंकि हर चीज का कॉस्ट होता है। तो आप वो एक्सपेंड कीजिए। लाभ और लागत की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली हमको पता है जब इंडिया में नियम बनते हैं, कानून बनता है, तो
हम हमेशा लाभ को देख लेते हैं पर लागत हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है. देयर इज नो कॉस्ट दैट इज बीइंग पुट ऑन द टेबल एंड दैट वाज आवर गोल विद दिस रिपोर्ट के बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स सुरक्षा एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट, पर अल्टीमेटली इसका कॉस्ट क्या है, किसी को ये पता है कि कितनी जमीन इसमें जा रही है, उस जमीन का वैल्यू क्या है. इंडस्ट्रियल लैंड इज वेरी एक्सपेंसिव, कितना जा रहा है, कितने जॉब्स हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं उस एरिया पे दैट इज बीइंग लॉस्ट टू बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स. And to dive into a little bit of detail, there are some tests that we use or some sort of indicators that we try to use to understand and take all of these standards and say कि ये जरूरी है या नहीं है. जैसा पहला टेस्ट अगर आप देखेंगे that is test for obsoleteness, like is this standard even relevant anymore in today's context or not. तो इस पे बात करते हैं ग्राउंड कवरेज की. क्विकली व्हाट इज ग्राउंड कवरेज. ग्राउंड कवरेज मोटा मोटा ग्रॉस लिमिट लगा देगा कि आप अपने प्लॉट का सिर्फ 40% या 50% यूज कर पाएंगे, which tells us probably this was one of the first standards to be set because at that time हमारा standards का understanding was probably not high enough, so the government said कि हम 50% यूज करेंगे, सिर्फ 40% यूज करेंगे लैंड. की थिंकिंग क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा सोचते हैं? The reason ground coverage was set up was to ensure two things. One, built form. You want to control for density. You do not want your cities to be so densely populated that it imposes quote unquote pressure on local infrastructure. And second is also that you need ground or permeable surfaces to ensure कि आपका जो ground water है या जो rain water है that is seeping into the ground and it is being recharged regularly or not. Now, understandably, these are the two intentions or goals that are put on the table. पर जब हम पढ़ने लगे ग्राउंड कवरेज के बारे में, हमने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी कि अच्छा आप एक 5000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ले लो, 150-200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ले लो. In majority of the calculations, in almost every state, every Rajya that we studied, ground coverage was obsolete because it was other standards like setbacks, parking, floor area ratio, open space reserve, etc. that was determining कि आप कितना land use कर पा रहे हैं, कितना नहीं use कर पा रहे हैं. And second thing जो ये permeable surface का point आता है, इसमें we realize that the government mandates कि आप सिर्फ 60% land use कर सकते हैं to construct the factory land, but nothing stops you from concretizing the remaining land that is in your factory. So effectively, both of those measures are not being met. So this is the test of obsoleteness. And in fact, there are some states, कुछ राज्यों ने इसको already हटा दिया है. अगर आप देखें तेलंगाना, अगर आप देखें महाराष्ट्र, गुजरात was probably one of the first states to do this. They said that this is not even relevant anymore for us. Let's remove the standard. It's only going to create deadweight losses in places where maybe other standards are allowing you more land, but ground coverage की वजह से आपका एक ceiling लग गया है उसके ऊपर. So that's the first test that we looked at. सरगुण, इससे पहले कि हम लोग और टेस्ट में जाएं, तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये ग्राउंड कवरेज वाला तकरीबन किस दशक में या किस साल में आया होगा ये इस तरीके के रूल? ये क्या आज़ादी के पहले के रूल्स हैं जो चल रहे आए? और दूसरा, इसको एनफोर्स कैसे किया जाता था? मतलब क्या ये जो लेबर इंस्पेक्टर या इंडस्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं वो इसमें टेस्ट करते हैं, या और एक नया इंस्पेक्टर है जो हमें पता नहीं था, जो लैंड ऑफ इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर है, जो ये इसका सर्वेक्षण करता था? तो क्या होता है इसमें? प्रणय, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये जो बिल्डिंग निर्माण नियम है ये हाउसिंग या अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आते हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. इट्स अ डिफरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज और लेबर डिपार्टमेंट जहां पर फैक्ट्री रेगुलेशन होती है. द वे अ बिल्ट फॉर्म ऑफ फैक्ट्री इज डिटरमिन्ड इज टू थिंग्स. वन इज द एक्सटर्नल फॉर्म and the other is the internal specifications. So the external form is governed by the urban development or the local government department, which is the one that writes and enforces all the building bylaws. The internal form of the factory, which says what should the internal height be, how many windows do you put, what kind of exits do you put in, what kind of fire safety do you put in, and so on and so forth, that is determined under the Factories Act combined with the building bylaws. So none of this is cut and right and clear and fast. There are many meeting points and sort of overlaps and so on between the enforcing authorities. अरे तो मतलब इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं गया, मतलब होना जैसे, मतलब फैक्ट्री एक बड़ी अलग तरीके की चीज है, तो जो लोग कि मॉल कैसे बनाना है, सिनेमा घर कैसे बनाना है, अस्पताल कैसे बनाना है, वो ही बता रहे हैं कि कारखाने कैसे बनाने हैं, और कोई फर्क नहीं है इनके बनाने के लॉज में और जो बनाने वाले लोग. बिल्कुल सही बात.
ये जो मानक तैयार करते हैं या ड्राफ्ट्स तैयार करते हैं वो अर्बन प्लानर्स होते हैं या जो प्लानिंग के तरीके से वो हर चीज को देखते हैं, राइट? तो मैक्रो का व्यू है उनका, मगर माइक्रो का व्यू किसी का नहीं। और लॉसेस तो माइक्रो फील होती है ना, मैक्रो तो नहीं होती है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्लैश है ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है जब आप बिल्डिंग बाय बिल्डिंग एनालाइज करें तो। जैसे आप कह रहे हैं एक ही एटीट्यूड है कि किस तरह से लैंड यूज होनी चाहिए। अभी हालांकि मैं न्यूज पढ़ रही थी आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में अब उल्टी लड़ाई चल रही है। तो कई सारी जगहों पे लैंड ईयरमार्क होता है पहले ही मास्टर प्लान्स के तहत कि ये इंडस्ट्रियल होगा, ये रेजिडेंशियल होगा, ये एग्रीकल्चरल होगा एंड सो ऑन, कमर्शियल होगा एंड सो ऑन। और कई जगहों पे जो पहले एग्रीकल्चरल लैंड था उसको कन्वर्ट करके इंडस्ट्री कर दिया, अब वो इंडस्ट्रियल को दोबारा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कमर्शियल में या एग्रीकल्चरल में। ये किसी ने नहीं सोचा कि चलिए हम मिक्स्ड यूज ज्यादा कर दें जहां तक हो सके, पर अब वो नहीं कर रहे हैं तो अब लड़ाइयां उल्टी तरफ हो रही है। अब इंडस्ट्री कमर्शियल से लड़ रही है, इंडस्ट्री लड़ रही है एग्रीकल्चर से। तो ये दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी हैव जनरेटेड, और उसमें से आसान एग्जिट तो है। मतलब हम हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम है, फैक्ट्री कम है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये इतनी बेसिक मूलभूत चीजें हमने ठीक से नहीं करी हैं, तो फिर कैसे कोई मतलब फैक्ट्री बनाना कैसे, उसी में इतने पचड़े हैं। तो आप बीती सुना दीजिए सौरभ। नहीं, मैं तो यहाँ पे पहले ये शौक था, पहली बार हम लोगों ने तो फैक्ट्री टाइप का लैंड वैंड देखा। तो अब मैंने आपकी रिपोर्ट में नहीं देखा, और जितना मुझे समझ में आया कर्नाटका में तो ये भी शायद मैंडेटरी है कि ग्रीन स्पेस होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर। ये मतलब ये क्या तरीके का पागलपन है? मतलब फैक्ट्री में लगा रहा हूँ, अगर मुझे नेशनल फॉरेस्ट लगाना होगा या बगीचा लगाना होगा तो मैं कुछ और लगाऊंगा ना भाई। ग्रीन स्पेस लगाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, समाज की। आपने मेरे को फैक्ट्री का लैंड दिया और उसके ऊपर मैं माली रखूं पेड़ और पौधे लगाने के लिए, क्या बेवकूफी है? नाना, और ये तो और पेचीदा हो जाएगा क्योंकि जब आप पेड़ लगाएंगे उसके बाद आप वो पेड़ काट नहीं पाएंगे हाँ, क्योंकि उसके लिए ट्री अथॉरिटी है। और अगर आपने 4-6 पेड़ एक साथ लगा दिए तो फिर तो और भी पेचीदा हो जाएगा, फिर तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाएगा, वो तो कहेगा ये तो डीम्ड फॉरेस्ट है, फिर तो बंद, दुकान बंद हमारी, है ना? तो इतने मतलब हमने अपने पैर पे ऐसे, मतलब कहते हैं ना, जाके कुल्हाड़ी पे गिर जाना। कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी? ठीक है। सही में। सरगुन आप बता रही थी। जी, तो पहले टेस्ट की हमने बात करी, टेस्ट ऑफ ऑब्सोलीटनेस की। उसके बाद आई थिंक दूसरा जो एक हम पॉलिसी एनालिसिस में काफी यूज भी करते हैं इस चीज को, दैट इज टेस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। क्या ये मानक सिर्फ एक ही तरीका है मेरे लिए वो सुरक्षा पाने का, या कुछ और भी तरीके हैं जिससे वजह से मैं अपनी भूमि को हानि ना पहुंचाऊं पर मैं सुरक्षा भी इंश्योर कर सकूं? तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे मानक का जो हमने पढ़ा, सेटबैक्स। सेटबैक्स बेसिकली इज आपको जब अपनी इमारत बनाते हैं तो आपको उसके चारों ओर कुछ ना कुछ एरिया छोड़ना होता है, ठीक है? वो 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, कुछ कुछ केसेस में बहुत हाई भी जाता है, but that is the broad idea. And the reason why this was instituted in the first place is also कि आप फायर सेफ्टी इंश्योर कर पाए, कि इमारतों के बीच में जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना फायर स्प्रेड का टाइम फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर वो भी कम होता जाएगा। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई this was instituted in the first place. Now, it is true, understandably, you want to minimize fire risk, you spread out and you ensure distance between buildings. But over the time, when these standards were set at a time, you're looking at 1920s New York, you're looking at 1910s Germany, UK. Over time, modern firefighting equipment has evolved so much. Innovation and technology has evolved so much that you're able, if you incorporate those fire safety measures in your building, you can ensure safety without losing that utpadak land or productive land. And there are examples of countries doing this. जैसे अगर आप सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर कहेगा कि अगर आपके बगल वाली इमारत इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या पीछे वाली इमारत औद्योगिक इमारत है एंड आपने ये कुछ एक्स फायर सेफ्टी मेजर्स मीट किए हैं, तो आपको ये आप दो इन बिल्डिंग्स के बीच में सेटबैक छोड़ने का जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप जर्मनी या यूके में चले जाइए, वहां पे तो फायर बेस्ड रेगुलेशन बहुत होता है, जहाँ पे दे विल से कि अगर आप फायर रेजिस्टेंट रूफ बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप फायर रेजिस्टेंट वॉल्स बिल्ड कर रहे हैं ऑफ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, देन आप अपने सेटबैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। And this is not to say that Indian states have also not figured this out. कुछ कुछ राज्यों में अगर आप देखेंगे
कुछ ना कुछ समझौता, कुछ ना कुछ कंसेशन आ गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तमिलनाडु या दिल्ली में, वो बोलेंगे कि जो आपके छोटे प्लॉट्स हैं 150 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, इन प्लॉट्स में हमें समझ आता है कि आप चारों साइड अगर जमीन छोड़ेंगे तो आपके पास कुछ प्लॉट ही नहीं बचेगा, इसलिए आप साइड सेटबैक छोड़ दीजिए, आप सिर्फ आगे और पीछे सेटबैक बना दीजिए, ताकि अगर आग लगती है तो हमारा फायर टेंडर आके एटलीस्ट आगे से आप लोगों को इवैक्यूएट कर सके और उनको एग्जिट कर सके। हरियाणा ने कंसिस्टेंटली हर किसी भी प्लॉट साइज के लिए सिर्फ आगे और पीछे वाले सेटबैक्स रखे हैं, साइड सेटबैक्स उतार दिए हैं। सो देयर आर स्टेट्स दैट आर प्लेइंग विद ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर स्टेट्स दैट अंडरस्टैंड के फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, अगर हैं तो हम वी कैन de-risk a little bit here. एंड इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट्स के अगर आप भवन निर्माण नियम पढ़ेंगे, उसके अंदर ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 से 100 फायर सेफ्टी नॉर्म्स, आई थिंक सौरभ जी भी इसके बारे में कर पाएंगे अटेस्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स दैट यू हैव टू मीट। आपको स्प्रिंकलर्स, पानी, एग्जिट, your distance of your last room from the fire safety staircase, all of these things are set down in stone in the law. So if these, like, then you have to give some space to the entrepreneur to maneuver through, right? That's the second test that I was talking about. Also for context again, right? That the interesting question here is, हमारी standards बहुत high हैं, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इंडिया में जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जनरली कोई भी इस पे स्टैंडर्ड, जैसे अभी वो एवरेस्ट एमडीएच की बात हो रही है, FSSAI की स्टैंडर्ड्स आर अमंग द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इन द वर्ल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हाई हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कोई फायर रिस्क हो नहीं रही है। आए दिन हम पेपर में तो यही पढ़ते हैं कि फैक्ट्री में आग लग गई, यहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक एडवर्स इवेंट हो गया एंड सो ऑन एंड सो। तो हम या तो हमारी स्टैंडर्ड्स इनअप्रोप्रिएट हैं, या तो हम सॉर्ट ऑफ खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर हमें ऐसे फोकस करना है कि किन चीजों को हम इन्फोर्स कर सकते, क्योंकि हमारी स्टेट कैपेसिटी बहुत ही वीक है। तो जैसे आप सेटबैक्स की बात करते हैं, टिपिकली फॉर फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी में दो चीजें, एक तो स्प्रेड फ्रॉम वन बिल्डिंग टू द अदर, बट द अदर इज इन द केस ऑफ अ फायर जल्दी से लोगों को वहां से एग्जिट कराना, राइट? एंड टू बी एबल टू create a path, to be able to also allow fire tenders through, so that you can control the fire and so. That being said, you want to take one step back. इंडिया में फायर के कारण क्या हैं? और हमें ये पता है कि डेटा और एविडेंस से, जैसे आई थिंक नेशनल फायर इंस्टीट्यूट और डीजी फास्टी, वन ऑफ द टू डज दिस data analysis of accidents in factories and so on. It turns out that most fires are because of faulty electrical wiring. Right? Now, if it is because of faulty electrical wiring, maybe that's the one thing that we pay a lot of attention to. कि इंडिया में किस तरह की वायर्स बन रही है, किस तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, किस तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, हम कैसे हेल्प करें फैक्ट्रीज की कि वो इलेक्ट्रिफिकेशन तो अच्छी वाली करें, राइट? तो वो मटेरियल्स अच्छे यूज करें, या इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हर चीज पे हम प्रो मैक्स होंगे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स में, एक ऑल्टरनेटिव रूट ये होगा कि हम एक चीज करें, बहुत ही अच्छे से करें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अब जब हम स्टेट्स के साथ ये बात करते हैं कि आप सेटबैक कम की, आर्ग्यू करेंगे कि फायर टेंडर्स को जानना होगा, एंट्री आनी होगी। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इंडिया में रोड विड्थ इन जनरल आउटसाइड ऑफ सिटीज बहुत कम है, तो वैसे भी फायर ट्रक आना जाना हो नहीं सकता। मोर इम्पोर्टेंटली, फायर टेंडर्स में लैडर्स ही नहीं है, तो आप वैसे भी उस सेटबैक का कुछ कर नहीं सकते। सो दीज आर थिंग्स टू थिंक अबाउट। ये नहीं करें कि सेफ्टी को जंप कीजिए, मगर हम बिना सोचे सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे पेपर वाली इंस्पेक्शन पे ए ग्रेड मिलना चाहिए, मेरी स्टैंडर्ड्स अच्छी दिखनी चाहिए दुनिया में, और वो हमारा एक अप्रोच हो गया है इन जनरल रेगुलेशन। जैसे इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ प्रणय, एक मतलब एक जगह पे हमको जैसे कहा जा रहा था कि भाई इतना प्रेशर चाहिए फायर हाइड्रेंट में, ये वो, उसका इतना एक्सपेंसिव सिस्टम था। अरे ज्यादातर इंडिया में फैक्ट्रीज जो होती हैं वो सिंगल फ्लोर की होती हैं, कौन सा आपको 10वें माले के ऊपर में पानी फेंकना होता है, ठीक है? और वो कहीं लिखा है फाइन प्रिंट में से, तो हमने पढ़ के उसको चैलेंज किया तो मान गए, लेकिन अब कौन उसको पढ़ के चैलेंज करता है? जो डिफॉल्ट था डिपार्टमेंट की तरफ से वो यह था कि भाई आपको इतना प्रेशर चाहिए, इतना पानी चाहिए। मैंने कहा यार स्प्रिंकलर लगे अंदर और एक ही माला है। और इंडिया में मैंने तो बहुत ही कम, मल्टी स्टोरी फैक्ट्री का कल्चर ही नहीं है इंडिया में।
ठीक है। अब लेकिन आपने वो सेम स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हो जो कि एक मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए होगा और या फिर एक फैक्ट्री के लिए। कैसे ये सेम आप लगा सकते हो ना? नहीं, पर वो है ना, अच्छा लगना चाहिए मुझे। लॉस तो मैंने हाँ हाँ शानदार बनाया, फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने लॉ अच्छे नहीं बनाए। देखो कितना अच्छा है। हाँ। और इतने ज्यादा इफ कंडीशन है कि किसी को समझ में भी नहीं आता, क्योंकि आपको ऑब्वियसली एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि कोई समझदारी से अप्लाई करेगा। अब वो समझदारी तो कोई लगाना नहीं चाहता। जो एंड लेवल का ब्यूरोक्रेट होता है उसको डर लगता है, या तो वो अगर वायलेट कर ही रहा है तो फिर वो कहेगा यार फिर मेरे को पैसे दे ही दो ना, मैं रिस्क ले रहा हूं तो पैसे लेके रिस्क लूं, ठीक है, या फिर मुझे रिस्क नहीं लेना लाइफ में। तो और फिर मैं अगर एक बार पैसे ले रहा हूँ तो फिर सभी साइड में रख दो रूल बुक, अभी क्या जरूरत है कुछ भी देखने की, ठीक है। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज हो जाती है। सौरभ's पॉइंट इज सो इंटरेस्टिंग। कई बार हमको ये रिएक्शन मिलता है, हम भी थिंक टैंक चलाते हैं, तो फंडिंग के लिए जब हम फंडर से बात करते हैं वो हमसे पूछेंगे कि इंडिया में बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स क्या है, और मैं हमेशा कहूंगी इंडिया में तो कोई बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स नहीं है। करेक्ट, एवरीथिंग इज ब्रोकन, एवरीथिंग यू कैन फाइंड अ वे अराउंड, एक भी बाइंडिंग कंस्ट्रेंट नहीं है। राइट, लेबर लॉ को ले लीजिए आप, लैंड यूज को ले लीजिए, कन्वर्जन, पैसे देख के सारे काम हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज फिर आप और मैं और सौरभ फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, और सौरभ लगा देंगे, हम दोनों नहीं लगाएंगे। राइट, कौन जूझेगा इनसे? बिकॉज हम ना तो पैसे देना चाहेंगे, ना हमें समझ आएगा कि, या फिर हम लॉजिक अप्लाई करेंगे, और फिर वो तो बैटल कोई जीत नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, जाबाजी का काम हो जाता है बिजनेस चलाना। वो सिर्फ सौरभ जैसे बाजीगर ही कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। तो सरगुण, हाँ, तो तीसरी टेस्ट क्या है? And this is, I think, one of the best tests. And even if we apply this properly, I think we'll be able to get a lot of things right. And that is a test of data and practical challenges. आप अपनी reality से क्या सीख रहे हैं कि आप वापस जाके वो स्टैंडर्ड्स में एटलीस्ट सुधार कर पाए? What are the lessons you're learning from the world around you? And this is also ex post analysis. Once the standard has been there, 100 साल हो गए, बाकी सबने चेंज कर लिया, क्या आप वो लेसन्स अपने साथ अडॉप्ट करके आर यू एबल टू फिक्स दोस प्रॉब्लम्स और नॉट? एंड यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी पार्किंग के बारे में। पार्किंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको लैंड छोड़ना पड़ता है गाड़ियों के लिए, ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग के लिए, टू व्हीलर साइकिल्स के लिए। इंडिया के पार्किंग रेगुलेशंस जब हमने पढ़े, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिव रेगुलेशंस व्हेन इट कम्स टू comparing India to, say, countries even in the Southeast Asian region, आप सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस, जापान, मलेशिया, इन सब कंट्रीज को देखेंगे और इंडिया के पार्किंग रेगुलेशंस कंपेयर करेंगे, वी आर वेरी एक्सेसिव। इवन आवर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, दैट इज हरियाणा, दैट मैंडेट्स आउट ऑफ द 10 स्टेट्स दैट वी स्टडीड, सबसे जो कम पार्किंग रेगुलेशंस मैंडेट करता है, दैट वाज ऑलमोस्ट डबल of what these other countries were setting. So I'll give you an example just to contextualize. 10,000 square meter, 10,000 square meter का अगर आप प्लॉट लेते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग, 1.5 FAR अज्यूम कर लीजिए कि आप मोटा मोटा 15,000 स्क्वायर मीटर का बिल्ट अप एरिया बना पाएंगे इस पे। आपको यहाँ पे हरियाणा में इसके लिए 50 गाड़ियों की जगह बनानी पड़ेगी। बट अगर आप सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपींस देखेंगे, वहां पे 15 से 25 गाड़ी की जगह बनानी पड़ेगी। एंड दैट इज द डिफरेंस दैट यू स्टार्ट नोटिसिंग। एंड 50 इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। दिस गोज as high as 150 car parking spaces, 200 car parking spaces in some cases. Then we started looking at के अगर हमको पार्किंग देखना है तो then we need to start looking at car ownership levels, or also what are the modes of transportation that your laborers use regularly to travel to factories. And one data set that we stumbled across that was census में they had studied के कितने percentage of workers जो है Indian workers, they travel to factories using modes of transportation that require parking, जैसे कि गाड़ी, जैसे कि टू व्हीलर या स्कूटर या साइकिल. And turns out that less than a third workers actually use these modes of transportation. Rest of them will use shared autos, they will use other modes of transportation, they will use buses, etc. So if this is the case, then why is it that we are setting such regulations at such a high level? The second thing is also, आपका जो रेगुलेशन है, इज इट एबल टू अकाउंट फॉर लिव्ड रियलिटीज ऑफ पीपल और नॉट? एंड देयर इज वन स्टेट दैट स्टूड आउट टू अस, दैट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु ने बोला कि हमें समझ आता है कि एक फैक्ट्री वर्कर जो है उसके पास गाड़ी शायद हो ना हो, पर वो स्कूटर या टू व्हीलर पे आएगा. एंड जो अगर आपका ऑफिस जो चला रहे हैं उस फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि सौरभ जी, हो सकता है ये गाड़ी से आ सके. तो इसको हमको रेगुलेशन में अकाउंट करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि जितना भी आपका वर्कशॉप फ्लोर एरिया है फैक्ट्री का, जितना भी परसेंटेज आपका वर्कशॉप फ्लोर एरिया है, इसके प्रोपोर्शनल आप
टू व्हीलर और स्कूटर की जगह खड़ी कर दीजिए, और जितना ऑफिस फ्लोर स्पेस है वो आप उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी खड़ी कर दीजिए. एंड दीज थिंग्स मैटर बिकॉज आउट ऑफ ऑल द 10 states that we studied, Tamil Nadu was the third best performing state out on parking, at least for parking that we studied. And I think there is one big lesson that is going around us, and that is American cities. For the past 100 years, I'm sure आपने कोई ऐसा एक फोटो देखा होगा जहाँ पे you'll see like big parking lots, जहाँ पे 4 या 5 गाड़ी खड़ी है. That's your typical image that you associate with a lot of American cities, or you started associating with that. And it's been 100 years now. And after 100 years, American cities have realized that we have created unproductive land. This idea that you can keep on increasing parking space with the increase in car ownership levels is almost like an asymptotic quest that you are following. And so I think in the past 5 years systematically कम से कम 200 शहरों ने अपने पार्किंग रेगुलेशंस या तो हटा दिए हैं completely, या फिर उनको कम कर दिया है से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जा सके. So that's the type of regulation that states have built. That's the third test. तो इसमें सरगुण क्या ऐसे भी रेगुलेशंस है कि ये पार्किंग स्पेस ओपन स्पेस होना चाहिए कि चलेगा क्या अगर मतलब सब अंडरग्राउंड बना सके पार्किंग, ऐसे अलाउड है क्या? जी बिल्कुल. तो कई तरह की पार्किंग बनती है. ओपन स्पेस होती है, बेसमेंट बन जाएगी, मल्टी लेवल पार्किंग, आपकी मल्टी लेवल मैकेनाइज्ड पार्किंग बन जाएगी. बट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द मोमेंट यू गो फ्रॉम ओपन स्पेस पार्किंग टू अ बेसमेंट पार्किंग और अ मल्टी लेवल पार्किंग, योर cost of construction increases exponentially because आपको उतना ही structural safety of the building पे पैसा खर्चना पड़ेगा. जब आप बेसमेंट उखाड़ रहे हैं पार्किंग खड़ी करने के लिए, आपको उससे डबल पैसा ही खर्चना पड़ेगा टू बी एबल टू इंश्योर कि आपकी जो बिल्डिंग है वो सॉलिड है. या जब आप साइड पे अपने प्लॉट के मल्टी लेवल पार्किंग या मल्टी स्टैक पार्किंग बना रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दोस पार्किंग इज ऑल्सो गोज हाई. So that's the model that we assumed in our report, was that a factory owner will be rational and will only want to construct open space parking, which is very low cost. That's the trade-off. और जो ये पार्किंग स्पेस के रेगुलेशंस आपने बोले जैसे 50 कारों के लिए, तो ये सिर्फ ये भी डिवाइडेड है क्या कि इतनी कारों के लिए स्पेस होना चाहिए, इतनी साइकिलों के लिए स्पेस होना चाहिए, इतनी टू व्हीलर्स, ऐसे डिवाइडेड है? जी, तो कुछ राज्यों में अगर आप देखेंगे दे आर हाइपर स्पेसिफिक. दे विल से कि आपको 50 गाड़ी, 20 स्कूटर, 20 साइकिल, 10 ट्रक के लिए जगह बनानी पड़ेगी. एंड उसमें भी वो साइकिल का एरिया क्या है, पर साइकिल एरिया या पर कार एरिया, दैट ऑल्सो डिफर्स. किसी स्टेट में बोलेंगे कि आपको सिर्फ 12.5 स्क्वायर मीटर का एरिया रखना चाहिए पर कार, किसी स्टेट में बोलेंगे कि आपको 23 स्क्वायर मीटर्स ऑफ एरिया रखना पड़ेगा पर कार. सो दैट ऑल्सो वेरीज. बट देर आर सम स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल हरियाणा, इट सिंपली सेज कि मेरे को ये हाइपर स्पेसिफिकेशन नहीं करना है. आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई सेपरेटली फॉर ट्रक, साइकिल्स एटसेट्रा. मैं सिंपली बोलूंगा कि तुम गाड़ी के लिए जगह बनाओ. नाउ हाउ यू यूज दैट एरिया फॉर साइकिल, ट्रक एटसेट्रा, that is up to you. But one thing to keep in mind is that India does specify standards for what is the substitution ratio. अगर आपकी एक गाड़ी है, वो एक गाड़ी आप 4 टू व्हीलर्स के लिए यूज कर पाएंगे, 10 साइकिल के लिए यूज कर पाएंगे. तो ये सब्स्टिट्यूशन रेशियोज आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन सम स्टेट्स के बिल्डिंग रेगुलेशंस. दैट्स द लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट वी आर dabbling our hands in. शानदार. मैं इमेजिन कर सकता हूँ आपको बिल्डिंग कोड पढ़ने में बहुत मजा आता होगा. एक साल ही रोना भी आता होगा और हंसना भी आता होगा. तो उस तरीके की कहानी है. अरे वो फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह की जो बुक है, वो तो ये तो बिल्डिंग कोड की अलग होगी. फैक्ट्री एक्ट की बुक जो है वो इज अ लीगल वेपन मेरे हिसाब से. तुम तो किसी का सर्वर फोड़ सकते हो तुम मार के. हाँ, इतनी बड़ी है इसीलिए. अच्छा, ठीक है. ओके, तो ये तीसरी टेस्ट हो गई. चौथी टेस्ट क्या है? सिर्फ हमने 3 टेस्ट का एग्जांपल लिए हैं, पर आप ये बोल रही थी ना, जैसे जो हम लोग एक बात कर रहे थे फ्लोर एरिया रेशियो की, वो भी एक चीज है जिसका आपने विश्लेषण किया, तो वो किस टेस्ट में फेल होता है? आई थिंक टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर 100 साल पहले की बात करें, skyscrapers were not there, and suddenly you start seeing countries across the world build 100-floor tall buildings. And this is all because over time, the market was able to induct technology and innovation. The construction industry specifically was able to induct technology and innovation and how they're developing buildings. Problem ये आता है इंडिया में, there are 2 things that happen. One is सरकार आपको एक बेस फ्लोर एरिया रेशियो देगी, दैट इज ये आपका मुफ्त का है,
इसके लिए आपको हमको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप बना लीजिए। अगर इसके ऊपर आपको और खड़ा करना है बिल्डिंग तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो। नाउ overall in India, if you compare it to other countries, the FAR is low. I'll give you an example. Even the best performing states in India like Gujarat and Maharashtra, industrially developed, इनमें base floor area ratio is 1. That means अगर आप 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ले रहे हैं, आप सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर का फ्लोर एरिया इस पे खड़ा कर पाएंगे। But when you go to other countries like Japan, for example, it will go up till 5. And it's right, it's true that industrial buildings prefer to be low rise. They want to ensure that their buildings only go up till 1 floor or 2 floor in height. बट द प्रॉब्लम इज जब आप उसको बोल रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टली भी जगह नहीं यूज कर सकते हैं, फिर आप उसको बोल रहे हैं आप वर्टिकली भी जगह नहीं खड़ा कर सकते, इट लीव्स नो प्लेस फॉर नेगोशिएशन और फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द एंटरप्रेन्योर टू डिसाइड कि मेरे कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहाँ आएगा। दैट इज प्रोबेबली द लास्ट फैक्टर दैट द एंटरप्रेन्योर इज कंसिडरिंग, बिकॉज फर्स्ट द गेम इज बीइंग सेट अप इन सच अ वे कि ना आप हॉरिजॉन्टली एक्सपांड करेंगे ना आप वर्टिकली एक्सपांड करेंगे, इफेक्टिवली और लेफ्ट विद प्रोबेबली एन इकोनॉमिकली अनवायबल यूनिट, और यू आर बीइंग इनफॉर्मल। These are the only two possibilities. पर फैक्ट्री में सरपंच यूजली जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में तो बहुत कम है। जैसे सिंगापुर में तो वर्टिकल फैक्ट्रीज का बहुत कॉन्सेप्ट है, हांगकांग में भी, क्योंकि उनका जगह भी नहीं है। जी। तो हमारे यहाँ पे तो ज्यादातर लोग फैक्ट्री की सीलिंग बहुत हाई होती है, लेकिन FAR तो वो 1 का यूज जी। करते हैं। अब आप सेटबैक वगैरह लगा लो तो आपका जो पूरे उसका 1 है, तो उसमें आप एक ऑफिस बिल्डिंग तो 2-3 माले की बना लोगे और फैक्ट्री एरिया जो है वो नॉर्मल होगा। तो ये क्या प्रैक्टिकली इज इट अ कंसर्न क्या प्रैक्टिकली, क्योंकि वो जगह ही कहाँ बनाने की। I don't understand your question. Can you please repeat? नहीं, जैसे मान लो आपने एक 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया है ना, 1 लाख स्क्वायर फीट का हुआ, तो आप उसमें 1 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप बना सकते हो, ठीक है। अब लेकिन आप इतना सेटबैक वगैरह छोड़ोगे, उसके बाद में आप एक्चुअली तो 50,000 स्क्वायर फीट पे ही कर रहे हो जी। कंस्ट्रक्शन, जी। और आप उसको डबल कर नहीं सकते, जी। तो आपके पास 50,000 बच गया जी। फ्रैंकली, ठीक है। अब उसके बाद में आप क्या करते हैं, यूजली लोग ऑफिस बिल्डिंग एक बना लेंगे छोटी सी, 2,000 5,000 स्क्वायर फीट पे 3 माले की, जी। वो हो गई 30,000, या ठीक है। तो अभी भी देखो आप कुल मिला के लाख हम बना नहीं पाए। इनफैक्ट अगर आप फैक्ट्री वालों को बोल दो कि आप अपना एक्स्ट्रा FAR बेच सकते हो, तो शायद वो कुछ पैसे कमा ले बाकी किसी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये एग्जांपल्स हमने अपने, जब हम व्हेन वी आर डूइंग दिस रिपोर्ट, हम आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे जाके बात भी कर रहे थे। एंड द वन थिंग दैट यू विल नोट, 2 थिंग्स एक्चुअली दैट केम आउट। फर्स्ट इज के अगर मुझे मेरा FAR मिल भी रहा है, चलिए मान लीजिए आपने मुझे 2 FAR दे दिया, पर वो 2 FAR मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हाइट रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को आगे से भी लैंड छोड़ना है, पर अगर मुझे वो पूरा FAR यूटिलाइज करना है, पर आप मेरे को 15 मीटर के ऊपर इमारत बनाने ही नहीं दे रहे हैं, तो नेट मेरा लॉस ही है, मैं वो पूरा यूटिलाइज कर ही नहीं पाऊंगा। एंड सेकेंड थिंग दैट वी स्टार्टेड नोटिसिंग वंस वी स्टार्टेड टॉकिंग टू इंडस्ट्रियलिस्ट वाज कि everybody used to submit their building plan saying कि हम 100% compliant है, हमने बिल्कुल जैसा लॉ लिखा है उसके अकॉर्डिंगली इमारत बनानी शुरू कर दी है। पर the game is being set up in such a way, it's so unreasonable that I have no other option but to be informal and at least go and construct a building that is very far away from the sanctioned building plan that I'm saying. So I'm taking a risk there, because otherwise the only other alternative for me is to be 100% compliant and set up an economically unviable plant, and I can't do that. So these are the 2 things that we started noticing. Right. नहीं वो ठीक है। मेरा जो पॉइंट था कि मैं शायद सेटबैक में तो मुझे लगता है लोग चोरी करते होंगे, क्योंकि वो मुझे दिखता है, पर मैंने देखा ही नहीं है हिंदुस्तान में लोग बनाते, क्योंकि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग फैक्ट्री बनाना बहुत महंगा भी होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स डोंट प्रेफर, क्योंकि अगर आपको काफी ऐसे 1-1, 2-2 टन का इक्विपमेंट रखना है तो फिर उसका वो मुश्किल हो जाता है, राइट। तो फ्लोर आपको बहुत, द बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत हाई रखनी पड़ती है आपको, उसकी वजह से। Let's see, Saurabh, world over, the idea is not necessarily that one entrepreneur will make a multi-level factory. ये फ्लैटेड फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉमन है ईस्ट एशिया में, सिंगापुर में, जैसे 2-2, 3-3, और उसमें प्राइवेट डेवलपर्स आके ये रिस्क ले रहे हैं कि लोग, आई विल चार्ज यू थ्रू योर नोज टू बी एबल टू sort of use 3 floors and the headache of building is not yours. That being said, in India you are preventing that from emerging at all. आज की तारीख में या तो प्राइवेट डेवलपर करेगा या सरकार बनाएगी। हमने हमेशा, जैसे आप GIDC, MIDC की बात कर रहे थे, हर जगह पे आप देखेंगे ताले पड़े होंगे
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के अंदर, उसके बाद बोर्ड भी होगा फ्लैटेड फैक्ट्री, हमारी सारी फ्लैटेड फैक्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि फॉर दीज काइंड्स ऑफ रीजंस, क्योंकि वायबिलिटी यूनिट्स की बहुत कम है, या फिर अगर सरकार बना ली तो आपको समझ रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, तो ना आप ऑप्शंस नहीं रखते हैं. सो इनफैक्ट आई थिंक सरगुन्स रिसर्च आल्सो फाइंड्स दैट फ्लैटेड फैक्ट्रीज के लिए जो नियम अलग से लिखते हैं, दे आर आल्सो वे बिहाइंड द कर्व. हमारा इंटेंशन ही नहीं टू बी एबल टू सॉल्व फॉर प्रॉब्लम्स लाइक दिस, राइट. एक तो आप कह सकते हैं कि नजरअंदाजी हो गई, एक गलती हो गई, हमने सोचा नहीं. But the other is to, when you look at these things, it's an act of commission. We don't want flattened factories of this kind to emerge. We don't want this kind of styling, right? We're anti-density. We're anti, and not density of people, because people will come, right? Bombay City, it's the density of the built environment. And we are very, very anti-density of the built environment. I want to add a couple of things to Sargun's points. Again, the broader context, the broader story. What is the state trying to accomplish? Many a times, कई बारी हम जब स्टेट से बात करते हैं कि इन नियमों में उधार लाएंगे क्योंकि इतना महंगा पड़ रहा है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, तो उनका रिएक्शन होता है, देखिए हम पानी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हमसे होगा नहीं, सड़क हम बना नहीं पाएंगे, फायर सेफ्टी हम कर नहीं पाएंगे. दीज आर द रीजंस, राइट. दे आर ऑल, जो सेफ्टी है दैट इज द पेपर रीजन. The real reason is the state is unable to fulfill its commitments. Correct? So this is, instead of saying that, look, we will first, let's see the demand, and then our job is to meet that demand, which is how you would, if you were an entrepreneur trying to, sort of capitalize, that's how you would think. Our Indian state thinks exactly in the opposite way. It says, na baba, वो gangs of Wasipur वो नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा बेटा. So imagine the state said, हमसे ना हो पाएगा. And that's what they keep repeating. So everything is preventing कि भाई हमारा काम मत बढ़ाइए. Right? ये responsible. और उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोलते हैं वो प्राइवेट सेक्टर को भी दे दो, जैसे CSR तुम लेके तुम ही स्कूल वूल चला लो, हमसे मत बोलो. Exactly. Exactly. Which again would be fine, right? अगर दिल्ली जल बोर्ड प्राइवेटाइज कर ले, जैसे उड़ीसा में अभी भुवनेश्वर में they've issued private water contracts, उसी की तरह आप हर जगह कर लें तो प्राइवेट सेक्टर आगे कर लेंगे. We will charge money for it and we will get it executed. जैसे रेजिडेंशियल में कई जगहों में, I grew up in Thane city just outside of Bombay. When I was growing up, power cuts, 3-3, 4-4 घंटे की power cuts were very commonplace. But once you started to privatize distribution, we did see a massive change, right? This is all of our collective lived experience. तो कर दीजिए प्राइवेटाइज, कोई बात नहीं, बट डोंट से ना मेरा, ना मेरे से हो पाएगा, ना मैं किसी और को करने, which is the state's attitude a lot of the times now. So I think that's one part of the problem, is this abdication of duty. The second part of the problem is solving for that one low probability, high risk or high impact event, right? And this risk-based approach, thinking in terms of probabilities, is lost on the Indian state. And that is the job of the state, right? Everything you do is about probability. क्या chances हैं कि एक आपात घटना घटेगी, राइट? अब जब घटेगी तो या तो हम बोल सकते हैं हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, या फिर कितनी बारी घटेगी, हर बार जब घटेगी तो कितने लोगों को चोट पहुंच सकती, ये सवाल हम बिल्कुल नहीं करते. Which means now our answer is कभी नहीं घटनी चाहिए, and instead what we are left with is हर रोज हर जगह घटती है, क्योंकि ये इनफॉर्मेलिटी और मास चीटिंग हमने इनकरेज कर दिया है. तो this does not, one part of it is about land use and building regulation. The other part of it is a philosophy of the state and public policy. और ये दोनों जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकल भी ध्यान आता है, जैसे सौरभ की फैक्ट्री लगेगी कैसे, ग्रीन स्पेस में नर्सरी चलाऊंगा कैसे, वहां से लेकर all the way to the complex philosophy of what is it that the state is supposed to. Last point I want to leave you with is, look, हिंदुस्तान में जमीन को लेकर हर बात की लड़ाई है. या तो जमीन है नहीं, या फिर प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर नहीं है, या फिर ये जो लैंड यूज की रेगुलेशंस हैं आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा, या फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा. All of this is very, very controversial and tough, right? हर बात को लेके आप
धरने लग जाएंगे, मोर्चे होंगे, एंड द राइटफुली लूंगी लूंगा। मगर अगर आप जमीन के सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है उसको तो मैक्स आउट करना ही पड़ेगा ना। आप करेंगे क्या? अब आपको ग्रो भी करना है, आपको टाइगर भी बनना है, आपको पर कैपिटा इनकम इंक्रीज भी करना है, पर आएगा कहाँ से? कोई पेड़ तो है नहीं जिसको हम हिलाएंगे और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी ओवरनाइट, है ना? नहीं, वो सौरभ उगा रहे हैं ना वो पेड़। अपनी फैक्ट्री में, करेक्ट, ग्रीन स्पेस के कवर पे। तो ये ना जस्ट एक कि फैक्ट्री में रोबोट नहीं बिके तो कटहल की साइड में लगा दूंगा ना ठेला में। एग्जैक्टली यही है बहुत। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, वो है ना, क्योंकि अगर हम लोग मुश्किल काम नहीं कर सकते तो जो आसान काम है उसे तो एटलीस्ट ठीक कर ले, जिससे कि अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड है उसे हम लोग कैसे उसका बेहतर प्रयोग कर पाए, वो सोचना बहुत जरूरी है। और ये आपने ठीक बात कही। तो आगे मेरा एक और सवाल था कि इन सब चीजों का जो ये जो नियम आपने बताया उसकी आर्थिक लागत क्या है, अवसर लागत क्या है, इसका कुछ एस्टिमेशन है रिपोर्ट में? तो आप मोटे तौर पे ये बता सकते हैं क्या? और उसमें उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है कि आपने ये भी असेसमेंट किया है क्या कि इसका जो इम्पैक्ट है वो छोटी कंपनियों पे ज्यादा पड़ता है या बड़ी कंपनियों पे ज्यादा पड़ता है? तो रिपोर्ट का कारण या उद्देश्य यही था कि क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना लैंड जा रहा है, कितना भूमि को हानि पहुंचेगा, और उस भूमि की हानि की वजह से कितने जॉब्स और इनकम को हानि पहुंचेगा। तो कैलकुलेट करने के लिए कि अगर, एक तो पहली बात 50% औसतन था, बट ये जो लॉस ऑफ लैंड है दिस कैन ऑल्सो गो एज हाई एज 80%। एंड जो आपने सवाल पूछा अबाउट स्मॉल फैक्ट्रीज, MSMEs, स्पेसिफिकली इनके लिए जो बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स है वो ज्यादा हानिकारक है एज कम्पेयर टू लार्जर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज वन फाइंडिंग इन द रिपोर्ट दैट सेड के ऑन एवरेज स्मॉलर फैक्ट्रीज लूज अप्रॉक्सिमेटली 85% ऑफ देयर लैंड, whereas large factories lose 60%। ये जो 80-85% लैंड है, इसका हानि फॉर स्मॉलर इंडस्ट्रीज इज रियली हाई। एंड इन फैक्ट इन सम स्टेट्स, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर आप 150 स्क्वायर मीटर का लैंड पे फैक्ट्री लगा रहे हैं, वहां पे 90% ऑफ योर लैंड विल गो अवे इन कंप्लाइंग विद सेटबैक्स, ग्राउंड कवरेज, पार्किंग। सो इफेक्टिवली ऑन पेपर यू आर लेफ्ट विद 10% ऑफ लैंड। सो देयर इज नो वे फॉर यू टू बी एबल टू कंप्लाई except for either saying I'm going to close shop or I'm going to go and set up an informal setup. And this also sends a very different message from what the government is trying to say. MSMEs in some ways are the backbone of our economy. That's what we hear. That's the agenda for a lot of state governments, for the central government, that we want to facilitate them. But if you begin by setting up the game for them to fail, I don't know how you facilitate them or where even the conversation starts. So that was one. जब आप कॉस्ट की बात करते हैं तो हमने पहले देखा कि इंडस्ट्रियल लैंड बहुत महंगा है, एंड हमने मार्केट रेट्स भी नहीं लिए, हमने अभी सिर्फ सर्कल रेट्स पकड़े। सर्कल रेट्स आर सिंपली रेट्स दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड इन डिफरेंट लोकेशंस। सो ये अलग लेवल का प्लानिंग चलता है सरकार का, वेयर दे वांट टू सेट अप लैंड प्राइसेस फॉर डिफरेंट एरियाज। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दैट दे यूज्ड टू सेट दिस अप। एंड इसके बेसिस पे दे ऑल्सो चार्ज स्टैंप ड्यूटी, लाइक इट्स अ बेस रेट। मार्केट रेट इसके नीचे गया तो हम सर्कल रेट यूज करेंगे, मार्केट रेट इसके ऊपर गया तो हम मार्केट रेट यूज करेंगे। सो वो जो सर्कल रेट है, हमने सिर्फ वो प्राइस पकड़ा और देखा कि अगर हम रिमेनिंग लैंड, जो लैंड लूज हो रहा है, उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें सिंपली, क्या वैल्यू आती है। एंड द नंबर्स दैट वी केम अक्रॉस वर शॉकिंग। 3 crores, 4 crores, 5 crores, these were the numbers. Like, that's simply your wasted expenditure, right? You cannot use that land for any productive purposes. उसकी उत्पादकता near zero है, तो that is simply my wasted expenditure. Then we also started looking at कि अच्छा, अगर आप जमीन नहीं यूज कर सकते तो यहाँ पे जॉब्स भी नहीं यूज कर पाएंगे, जॉब्स भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो हमने पहले यूनिट लेवल एनालिसिस किया कि अगर आप एक छोटी फैक्ट्री ले लीजिए, या माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मेगा, कितने जॉब्स आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते थे। जो फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे थे सौरभ जी, फैक्ट्रीज एक्ट में एक नंबर दिया जाता है कि आपको पर वर्कर कितना स्पेस देना पड़ेगा, तो एक वर्कर के लिए आपको इतना स्पेस देना ही पड़ेगा। वो अलग कॉन्वर्सेशन है कि हमारा पर वर्कर स्पेस स्टैंडर्ड भी बहुत हाई है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज और इवन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बट कीपिंग दैट कॉन्वर्सेशन असाइड, दैट इज 3.36 square meters of area per worker. So when you divide that by the land that you lost, you get a count of how many jobs you could have created in that land lost. And
we of course got some micro numbers, like for a mega factory on a 10,000 square meter plot, you lose some 400 jobs or 500 jobs. But we also wanted to calculate कि macro level पे what in the states में what are the numbers that we are dabbling in. And we did a simple calculation that अगर आप in the states में ये 5 तरीके के फैक्ट्री, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मेगा में जो लैंड लॉस्ट है केवल आधे से रिड्यूस कर दें, लैंड लॉस्ट बाय हाफ, you will be looking at additional 55 lakh jobs that you could have created, or these factories could have created or can create going ahead if you liberalize your standards. And 55 lakh jobs in formal employment is not small numbers. So these were the numbers that we looked at broadly, the economic cost or the opportunity cost of standards. तो और इससे तो बिल्कुल सरगुन जैसा आपने बोला ना, पता चलता है जितने आप पेचीदा लॉ बनाते हैं वो हमेशा बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाते हैं और छोटी कंपनियों का नुकसान करते हैं। और वो छोटी कंपनियां छोटी भी, क्योंकि बड़ी कंपनी के पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं, वो नेगोशिएट कर सकती है, अपने लिए कुछ स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करवा लेगी, बड़ा कुछ कर लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले कि भाई हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दो, कुछ कर दो, बहुत कुछ हो जाता है। और छोटा आदमी कहाँ से ये सब कर सकता है? तो ये बड़े सारे हथकंडे हैं बड़ी कंपनियों को, तो ये आप करने को कर रहे हैं ये लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, और फिर आप एक तरह से मार्केट फ्रेंडली नहीं, जिसको हम पुलियाबाजी में अक्सर डिस्कस करते हैं, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट बन जाते हैं, मार्केट फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं बनते हैं। एक और बात है यहाँ पर, राइट सौरभ, जो रिलेटेड है, जो आप कह रहे हैं मार्केट फ्रेंडली वर्सेस बिजनेस फ्रेंडली, ये मेगा बिजनेसेस के लिए भी फ्रेंडली नहीं, क्योंकि अब आप देखेंगे हम सब सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी बड़ी वाली कंपनी ले लें तो ऐसा तो नहीं है कि सब एंड टू एंड वहां हो रहा है, वो तो दे फार्म इट आउट, फिर दे फार्म इट आउट तो एक पूरा सप्लाई चेन या वैल्यू चेन, ठीक है, वैल्यू चेन इज द राइट वर्ड आई थिंक फॉर इट, बट अब वैल्यू क्या ऐड हो रहा है ये तो अलग बात है, बट इसेंशियली इट इज बिग गाइज फार्मिंग आउट टू मीडियम गाइज फार्मिंग आउट टू स्मॉल गाइज फार्मिंग आउट टू माइक्रो गाइज एंड होम एंटरप्राइजेस। दिस इज वेल एस्टेब्लिश्ड, हिंदुस्तान के हर कोने में होता है, राइट नाउ। अगर ये होता है तो आप ये सोचिए कि अब सेफ्टी पे आपने क्या प्रीमियम डाल दिया, क्योंकि जितना आप मुश्किल बनाएंगे माइक्रो बंदे के लिए उतना वो इनफॉर्मल रहेगा, जितना वो इनफॉर्मल रहेगा उतनी कम सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स फॉलो होते होंगे, राइट। सो इन फैक्ट बाय डूइंग दिस यू हैव प्रोबेबली हर्ट द सेम गोल्स। सो ये जो है हम सोचते नहीं है, हम ना सिर्फ एक चीज को एक ही लेंस से देखते हैं, ये सीन अनसीन या फिर एक राउंडेड व्यू जो होता है किसी भी चीज का, वो तो हम रखते ही नहीं है। अब एक दूसरी देयर इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, आप फैक्ट्री चला रहे हैं इसलिए बात कर रही हूँ मैं, फैक्ट्रीज में कई सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होती हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे मशीन्स पे आपको प्रोटेक्शन इक्विपमेंट डालना होता है, सेंसर्स डालने होते हैं, वर्कर्स के आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। Generally speaking, worker safety quality in India is very, very low. This is well established. Now, there are many people who say, अरे बड़ी फैक्ट्रीज तो फॉलो नहीं करती, अरे बड़ी फैक्ट्रियों में वर्कर्स को यूज ही नहीं करते। वो जो भी मशीन्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट्स होती हैं वो मीडियम और माइक्रो हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे तो आपने बिजनेस प्रोडक्टिविटी अलाउ ही नहीं किया। So these are things I feel that folks don't pay enough attention to, that we also want to think about. All of these things are linked. The harder you make it for an honest enterprise, big or small, to operate, the more you will encourage the really bad guys, right? The moral hazard of adverse selection. ये तो हम economics में सीखते ही हैं, और ये इंडिया में हर जगह पे। नहीं, ये ठीक आपने बोला भुवना, मतलब क्योंकि हम तो ज्यादातर बड़े लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि ना कि हमारी फैक्ट्री, क्योंकि हम रोबोट्स भी फैक्ट्रीज के लिए बेचते हैं, तो हम फैक्ट्रीज में जाते ही रहते हैं, तो हमारा काम ही है फैक्ट्रीज में जाना। तो मैं ये कहूंगा कि बड़ी जो फैक्ट्रीज है बाय द वे, वो बहुत सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो तो करती है, ठीक है। तो मतलब हम एज ए विजिटर भी बिना सेफ्टी बूट्स के अंदर नहीं घुस पाते हैं, तो इस तरीके की चीजें जो है आपको बड़ी फैक्ट्रीज में बिल्कुल मिलेंगी। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि वहां बहुत स्ट्रिक्ट होगा सब कुछ, लेकिन अब बहुत ज्यादा मैं चलन देख रहा हूँ, बढ़ता भी जा रहा है, जहाँ पे बहुत फाइनल असेंबली, टेस्टिंग और यही सब काम बड़ी फैक्ट्रीज में होते हैं। जो एक्चुअल मशीनिंग के और जो हैजर्डस काम है वो वेंडर्स के यहाँ होते हैं, जो कि छोटी फैक्ट्री होती है, और वहां पर तो बिल्कुल मतलब लोग सेफ्टी बूट छोड़िए चप्पल में भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैंने देखा है। तो ये जो है, ये आपने बहुत सही चीज पकड़ी है। हम लोग कह रहे थे ना कि कंपनियां बौनी रह जाती हैं, तो
कई लेवल पे बौनी रह जाती है ना। तो जैसे जो लार्ज इंडस्ट्री है, मेगा इंडस्ट्री है, वो लार्ज इंडस्ट्री हो जाती है, जो लार्ज इंडस्ट्री है वो माइक्रो हो जाती है, जो माइक्रो है वो होम एंटरप्राइज हो जाती है। तो कई तरीके पे ऐसे ये काम कर रहा है। तो ठीक है, ये तो बहुत दिलचस्प बात रहेगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है, क्योंकि मैं जैसे हम लोग अब बात करते हैं इनोवेशन पॉलिसी या फिर सेमीकंडक्टर्स पॉलिसी या इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्सर लोग उस सेक्टर में घुस जाते हैं और गुम हो जाते हैं कि उस सेक्टर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम था और इसीलिए हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग देखें तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पूरे सभी सेक्टर्स में लागू होती हैं और उस वजह से हमारी कंपनियां कई बार प्रोडक्टिव नहीं हो पाती। तो ये तो बहुत दिलचस्प बात आपने बताई और हम लोग आशा करते हैं कि आप जो 10 स्टेट्स हैं वो आप पूरे भारत के बाकी स्टेट्स को भी कवर करेंगे। लेकिन अंत में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि लेबर मतलब इन बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा और पिछली रिपोर्ट जैसे आपने विमेन्स एम्प्लॉयमेंट की क्या रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर की थी, तो इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है सुधार लाना चाहिए और ये थ्रू आउट सेक्टर्स एक बाधा क्रिएट कर रही है हमारी कंपनीज के लिए? Our team at Cross Companies identified, देखिए कई सारी चीजें होती है. Everything that the government regulates then becomes an issue where you need some deregulation or liberalization. बट हमने क्या सोचा है कि देखिए इंडिया में 28 स्टेट्स में 20 स्टेट्स हैं एक्सपेरिमेंट के लिए. तो अगर हम सिर्फ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो ऐसी 10 चीजें हैं जो जहां पर उदारीकरण किसी न किसी तरह से हर स्टेट में उसकी एक आवश्यकता भी है और अपॉर्चुनिटी भी. जैसे लेबर और लैंड की तो आपने बात करी, लैंड यूज, बट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड. प्रणय आपने मैंने इस बारे में कई बार बात की है कि कहीं पर आसान नहीं है इंडिया में लैंड खरीदना या बेचना. या तो कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या फिर अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं रेवेन्यू एक्ट में वगैरह. तो वो एक चीज है. फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट. जो सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है वो अभी भी सिंपल नहीं है. ट्रक यूनियंस है, प्राइस कंट्रोल है कि फ्रेट चार्जेस पे स्पेशली वाया रोड, और उसमें कुछ सुधार लाना जरूरी है. अब वो कौन लाएगा, किस तरह होगा, वो तो मुझे नहीं पता, पर ये एक अपॉर्चुनिटी. फिर उसके बाद तो सबसे बड़ी कॉस्ट जो कंपनी कहती है इंडिया में, इलेक्ट्रिसिटी और पानी. और कॉस्ट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स जस्ट सिंपली अबाउट अवेलेबिलिटी, राइट? इट्स अबाउट सर्टेनिटी. Electricity and is failing on all counts. Now we are able to give cost-effective electricity. Now we are able to give supply guarantee. Now we are able to manage the public debt that is emerging from all the cross-subsidization. So electricity, but electricity पे कई सारे लोग काम भी कर रहे हैं और कई लोगों की नजरें भी हैं. However, पानी पर बहुत कम लोगों की नजर है because we don't have any pricing of water in India. It's a free for all. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक बड़ी इंडस्ट्री है, मैं नाम नहीं लूंगी, और वो कई सारी वेयर हाउसेज हैं उनकी इंडिया में, बहुत वन ऑफ इंडियाज टॉप एंटरप्राइजेस. हर जगह पे वेयर हाउसेज हैं. तो हम उनसे बात कर रहे थे कि देखिए कहाँ कहाँ उदारीकरण लाया जा सकता है. और वो हमसे कह रहे थे कि देखिए वेयर हाउसेज, आपको लगता है कि वेयर हाउसिंग पॉलिसीज ने वेयर हाउसेज बनी, ऐसा नहीं है. वेयर हाउसिंग इज हॉस्पिटैलिटी. वेयर हाउसिंग, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि वेयर हाउसिंग इज हॉस्पिटैलिटी. मतलब वो मुझे समझा रहे थे कि देखिए वेयर हाउस चलाना मतलब एक होटल चलाने के बराबर है. इट इज अ ट्रक स्टॉप. मुझे 24/7 पानी की जरूरत होती है. क्यों? क्योंकि एक ट्रकर आया, ट्रकों की धुलाई होनी होती है, सामान की धुलाई होनी, ट्रकर्स को फ्रेशन अप होना होता है, वहां पे हॉस्पिटैलिटी होती है, खाना पीना, नहाना धोना, रात का रेस्ट. तो वेयर हाउसिंग इज हॉस्पिटैलिटी. अब वो पानी नहीं होगा तो चलाएंगे कैसे, राइट? So this water and electricity or utilities more broadly is an important area. फिर उसके बाद कई सारी सेक्टर स्पेसिफिक लॉज हैं जो ज्यादा करके यूनियन के कंट्रोल में है, पर वहां पर भी हमें जरा थोड़ा रिसर्च भी करना है. पर उसके आगे कुछ चीजें हैं जो कई सारे लोग बोल चुके हैं, जैसे फूड सेफ्टी है, ड्रग सेफ्टी है. वहां पे सम ऑफ द अटेंशन इज ऑन हाउ लैक्स आर एनफोर्समेंट. बट एट द सेम टाइम आई फील if we look carefully enough, our regulations are probably maddeningly gold-plated, right? Environment तो है ही, and again, look, the standard reaction will say that अरे ये लोग तो क्या कहते हैं, वो evil capitalist है जो सब कुछ, हर पेड़, हर हर
झरने को पोल्यूट करके सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी करना चाहते हैं, बट इतना सिंपल नहीं है. पॉवर्टी इज ऑल्सो रियल. आवर पीपल आर डाइंग इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम पुअर एनवायरमेंटलिज्म बिकॉज नॉट बीइंग रिच ऑल्सो कॉस्ट यू. So environment is one big area obviously. उस पे फॉरेस्ट पे कुछ काम अभी हुआ है. अब एयर एक्ट, वाटर एक्ट, नॉइज एक्ट जैसे करना है. मैं अभी स्टॉप करती हूँ. ऐसी कई सारी चीजें हैं, बट दिस इज अ गुड सैंपल लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी करेक्टेड इन माइंड. मेरे को ये सब देख के ना कभी कभी ऐसे एक बार रात में ना सपना आ रहा था कि भाई एक ऐसा है बढ़िया सा एक एरिया किसी ने ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्प ने बना रखा है, जहाँ पे ऐसे फैक्ट्रीज के प्लॉट हैं, बीच में पार्क है, एक कैफेटेरिया है कॉमन जहाँ पे वर्कर लोग जाके खा सकते हैं, डे केयर है जहाँ पे बच्चे छोड़कर लड़कियां काम पे आ सकती हैं, ठीक है, सुपरमार्केट है जहाँ पे फैक्ट्री वर्कर बाहर निकल करके सामान लेते समय जा सकते हैं. नॉट अलाउड सर. हाँ सौरभ, लॉ के तहत ये अलाउड ही नहीं है. हाँ तो आपका ब्यूटीफुल आइडिया है ना. तभी तो सपना है. हाँ तभी तो सपना है. ना और सपना ही रहेगा मुझे लगता है. जैसे सिंपल छोटा सा आइडिया है कि सारी जो वेलफेयर फैसिलिटीज है वो पूल होनी चाहिए. लॉ डज नॉट अलाउ फॉर शेयर्ड लायबिलिटी. अब हम लड़ रहे हैं एक राज्य से कि कीजिए कीजिए, कर दे बेटा ना. अब ये लायबिलिटी का क्या होगा? वहां पे बीमारी होगी तो ऐसे होगा, वैसे होगा. हाँ. यही इसी हाँ. के साथ जूझना पड़ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ऐसी बेसिक चीजें हैं. तो ये तरीके के हम बस होप करते हैं कि ये ऐसे हमारे पुलियाबाजी में एपिसोड सुन के हमारा दर्द जरा कुछ और लोगों तक पहुंचे, वही साझा करके थोड़ा हम कम कर रहे हैं. तो और तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है इससे. तो लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भुवना, सरगुण, आप दोनों का. अपने एक तो इतनी मेहनत करके बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी, हम लिंक करेंगे ही साझा सब लोगों के साथ. और प्लीज ये एपिसोड सबके साथ शेयर कीजिए और हमारा दर्द सबके साथ बांटिए. धन्यवाद. प्रणय, आप जानने से पहले देखिए सब कुछ इतना नेगेटिव नहीं है. कुछ ऑप्टिमिज्म के लिए भी रीजन है. जैसे आप देखेंगे हरियाणा एक स्टेट है तो पिछले 2017 से लेके अब तक कई सारी बार एक्ट को अमेंड कर चुका है, उनकी बिल्डिंग बायलॉज को अमेंड कर चुका है, क्योंकि सबको समझ रहा है. आपका जो दर्द है ना वो लोग तक पहुंच रहा है. चेंज आ रहा है, बट इट इज टू स्लो एंड इट इज टू कॉशियस. इसलिए आप और मैं जैसे बात करते हैं, एपिसोड्स करते हैं, इससे होपफुली और भी इसको एक बूस्ट मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पर हो रही हैं चीजें. जैसे उत्तर प्रदेश में प्रणय, पिछली बार हमने विमेन्स एम्प्लॉयमेंट की बात की थी और जैसे लेबर रेगुलेशंस की बात की थी. अभी उत्तर प्रदेश में जो मिनिमम quorum रिक्वायरमेंट होता है टू एम्प्लॉय women in factories at night, that has been reduced, right? So states are changing things. It's very slow, it's very painful. It obviously, democracy is messy and tiring and all of it, but it is happening. So do take some heart from the fact that many people are passing on this message. धीरे सही, पर कुछ तो हो रहा है. बहुत हाँ, बूंद बूंद से बनता सागर और बदलाव हो रहा है. तो इसीलिए तो पुलियाबाजी और इस तरीके की रिपोर्ट्स आएंगी, तब और लोगों को पता पड़ेगा और शायद जो गति है वो और बढ़ेगी इन बदलावों की. तो उसी होपफुल नोट पे इस पुलियाबाजी को खत्म करते हैं. शुक्रिया सरगुण और भुवना. थैंक यू. Thank you. उम्मीद है आपको भी मजा आया. यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण. तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है. आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए. और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर. शुक्रिया.